तो नमस्कार, कैरियर परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हम सभी लेकर के आ गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जाता है और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने कहाँ ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया? जी हाँ, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। और ये कहाँ किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये अमेरिका के द्वारा दोस्तों एक ऑपरेशन है हॉक आई स्ट्राइक, ये किया गया है अभी कहाँ? तो सीरिया में किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीरिया हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है? तो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक मुख्य रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाले कंबाइंड ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व्ड और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज द्वारा चलाया गया एक उच्च स्तरीय सैन्य अभियान है। इसके माध्यम से क्या होगा? तो सीरिया के रेगिस्तानी इलाकों और छिपे हुए जो सुरक्षित ठिकानों में आईएसआईएस के नेटवर्क को क्या करना है? नष्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मकसद है आईएसआईएस के जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना है। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, ध्यान रखना, ये अमेरिका के द्वारा भी सीरिया में किया गया है। अब ये है आपका सीरिया, आप ये देख सकते हैं, ये दोस्तों ये छोटा सा देश आपका ये सीरिया है। ठीक है, अब है आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंटरसेक 2026 का आयोजन ये अभी किया जा रहा है दुबई में। जी हाँ, इंटरसेक आयोजन जो हो रहा है ये दुबई में हो रहा है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका हुआ आपका आयोजन हो रहा है और इसका जो उद्देश्य है वो सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी है दोस्तों ये इंटरसेक 2026 दुबई में। ये आपको यहाँ से देख सकते हैं आपका। अब है आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? जी हाँ, वीमर ट्रायंगल कूटनीति ये क्या होता है? तो वीमर ट्रायंगल कूटनीति जो है एक यूरोप का एक त्रिपक्षीय समूह है और इसमें अभी शामिल हुआ है आपका भारत। याद रखिएगा, वीमर ट्रायंगल, इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक त्रिस्तरीय समूह है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक ना, याद रखना है, वीमर ट्रायंगल कूटनीति स्थापना 1991 में वीमर में हुई थी, जहां तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की पहली मुलाकात हुई थी। इसका उद्देश्य है कि एकजुट होकर के सुरक्षित और लचीला यूरोप बनाना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। इसमें अभी पहली बार इसमें शामिल हुआ है भारत। ठीक है, अब है आपका ये भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ये वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत जो है वो 85वें नंबर पर रहा। सिंगापुर जो है वो प्रथम नंबर पर रहा और भारत की जो साक्षरता दर है वो बढ़ करके 80.9% हो गई है। भारत में अब कुल रामसर साइट कितने हो गए हैं? तो 96 हो गए हैं, जिसमें बिहार के 3 याद रखिएगा, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील और गोगाबिल झील। एक आपका अभी नया जुड़ा है कोपरा जलाशय, ये हुआ है 95वां आपका रामसर साइट और एक है सिलीसेड झील जो 96वां रामसर साइट है। तो टोटल भारत में अभी 96 रामसर साइट है, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, भारत में जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका प्रस्तावित है, याद रखिएगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो चीन में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है आपका हो गया है ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है अभी कितने नंबर पर है? 151 नंबर पर है 2025 में और नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर है, तो ये आपको याद रखिएगा। अब कुछ फैक्ट है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है, कल ही बताए थे। भारत जो है दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश बन गया है। भारत जो है रेयर अर्थ रिजर्व मामले में तीसरे स्थान पर है। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक बाघ अभी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया
और भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण अभी किया है। अब है अगला प्रश्न कि हाल ही में दविंदर सिंह गर्चा, जी हाँ ये हैं आपके दविंदर सिंह गर्चा, इनका अभी निधन हो गया है। वे कौन थे? तो दविंदर सिंह गर्चा जो थे ये खिलाड़ी थे और ये एक हॉकी खिलाड़ी थे। याद रखिएगा, एक हॉकी खिलाड़ी थे दविंदर सिंह गर्चा, इनका अभी वर्तमान में निधन हो गया है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में APEDA, ये क्या होता है दोस्तों? APEDA मैं इसके बारे में देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। APEDA ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ रीजनल ऑफिस खोला है? APEDA मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसने अभी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपना रीजनल ऑफिस खोला है। और ये कहाँ खोला है? तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में खोला है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में खोला है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का अपना नया रीजनल ऑफिस। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? जी हाँ, भारतीय सेना की वो कौन सी महिला है जिसको संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? उनका नाम है स्वाति शांता कुमार। जी हाँ, उनका नाम क्या है दोस्तों? स्वाति शांता कुमार। इनको अभी ये पुरस्कार दिया गया है। आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं कि भारतीय सेना की अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार ने लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सूडान मिशन के साथ सेवाएं दे रही है और उनका कार्य यह दर्शाता है कि समावेशी नेतृत्व किस प्रकार सामुदायिक विश्वास, महिलाओं की भागीदारी और संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालीन शांति को मजबूत कर सकता है। तो ये पुरस्कार अभी स्वाति शांता कुमार को दिया गया है, याद रखिएगा। अब है आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? जी हाँ, इटली ने किया है ये सम्मानित, और ये गोवा के उद्योगपति को किया है। अब इस उद्योगपति का नाम है आपका श्रीनिवास डेम्पो, है ना, नाम गजब का है। ये गोवा के हैं उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को ये पुरस्कार दिया गया है और इटली ने दिया है ये पुरस्कार प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार, है ना। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। अब कुछ फैक्ट है कि वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अभी मिला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। CRPF अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता। और दिव्यांग जन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी देखिए फैक्ट बताए जाते हैं दोस्तों, ये कभी ना कभी एग्जाम में आपके पूछा गया है ना, और आगे पूछ सकता है, ये हमेशा पूछता है ना। ये पीछे जो मैंने क्वेश्चन करा दिया हूँ उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में आप लोग को समझा दिया जाता है। अब है आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में DRDO ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? अब MPATGM क्या होता है? तो ये है दोस्तों आपका मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जी हाँ, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसका अभी परीक्षण किया गया है। किसने किया परीक्षण? याद रखिएगा, DRDO ने किया है और ये अभी किया है महाराष्ट्र में, है ना। कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में इसका परीक्षण अभी हुआ है, तो ये आपको याद रखिएगा। अब ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के CM है देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, जो एडिशनल चार्ज पे हैं। यानी कि अभी आचार्य देवव्रत जो है ये गुजरात के आपका गवर्नर है, लेकिन इनको महाराष्ट्र का भी चार्ज मिल चुका है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है
वो मुंबई इसकी प्रशासनिक राजधानी है और शीतकालीन राजधानी इसका नागपुर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र का शीतकालीन राजधानी किसे कहते हैं, तो नागपुर को कहते हैं और प्रशासनिक राजधानी आपका मुंबई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसका गठन हुआ था आपका 1 मई 1960 को, है ना। मराठी भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। और यहाँ सबसे लंबी नदी कौन सी है महाराष्ट्र की, तो वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की भी सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल में ये कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, और जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। आपका प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में ये प्रथम स्थान पर है आपका महाराष्ट्र। अब कुछ फैक्ट है कि अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया भी महाराष्ट्र में खोजी गई। और महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। और ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ। और महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है। अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026, विकसित भारत युवा संवाद 2026, इसका आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया है, तो इसका अभी आयोजन जो हुआ है दोस्तों वो हुआ है आपका नई दिल्ली में। जी हाँ, कहाँ हुआ इसका आयोजन, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, विकसित भारत युवा संवाद 2026, है ना। और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के ये तत्वावधान 3 दिवसीय विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय कार्यक्रम मामले और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये नई दिल्ली में अभी हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे देखिए पूछ सकता है कि अरलम तितली अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये है आपका केरल राज्य में, है ना। कहाँ है अरलम तितली अभयारण्य, केरल में है। पहले इसका क्या नाम था, अरलम वन्यजीव अभयारण्य इसका नाम था, अब इसका नाम बदल गया है अरलम तितली अभयारण्य केरल में, ठीक है। तब ये रहा आपका केरल। केरल को कहा जाता है नारियल की भूमि, लेकिन नारियल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, ये आपको याद रखना है। नारियल की भूमि कहते हैं केरल को, लेकिन सबसे अधिक होता है कर्नाटक में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरल की अगर बात करें तो केरल में भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। केरल में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक आपका केरल है ना, यानी कि थोरियम, रबर, मसाला, काजू में भी केरल आपको प्रथम है। थोरियम के उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केरल में ही होता है, ठीक है। थोरियम, रबर, मसाला, काजू में केरल आपको क्या है, प्रथम है। केरल की बात करें तो अनाई मुडी 16, मतिकेट्टम 16, पबलम 16, साइलेंट वैली, एबिकुलम, पेरियार नेशनल पार्क, थय्यम त्यौहार, थिरुसुरपुरम, ओनम त्यौहार, ये सारे कहाँ मनाए जाते हैं, तो सब केरल में आपके मनाए जाते हैं आपको। अब है आपका कुछ फैक्ट कि केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की और वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। और विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मैटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। जो दोस्तों ये मैटी के द्वारा शुरू किया गया है, किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया है, तो ये आईआईटी मद्रास में किया है, ठीक है। आईआईटी मद्रास में ये सुविधा शुरू किया गया है।
अब कुछ फैक्ट है कि आईआईटी से संबंधित कि दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया और आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की। आईआईटी मुंबई की साइन यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया और इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया और दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट 2026, जी हाँ, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो ये अभी होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये आयोजित होगा और 12 से 13 जनवरी 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन करने जा रहा है, याद रखना है। अब देखिए, आज मैंने आप सभी के लिए महत्वपूर्ण कुछ स्टैटिक जीके लाया हूं दोस्तों, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे भारत में जितनी भी अनुसूचियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने भी भारत में अनुसूची है, अब अनुसूची से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 12 टोटल अनुसूची है भारत में, है ना। जब संविधान हमारा बना था तो उस समय 8 अनुसूची था। वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं, याद रखिएगा। और ये 12 अनुसूची में अभी 1 मिनट में आपको याद करा दूंगा। पहली अनुसूची में क्या है? तो देश और 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी में है वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख किया गया है, शपथ ग्रहण याद रखना है। चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख। छठी अनुसूची में है आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जनजातीय प्रशासन। सातवीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, इसमें किया गया है। आठवीं अनुसूची में क्या है आपका? तो आठवीं अनुसूची में है आपका भाषा, है ना। आठवीं अनुसूची में क्या है? तो ये आठवीं अनुसूची में आपको वर्णन किया गया है आपको भाषा। 22 भाषाओं का उल्लेख अभी वर्तमान में हमारे संविधान में है। 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार कानून है, याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची में है दल बदल, है ना। और 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? उसके पहले देखिए 9वीं अनुसूची था ना। भारत में पहली बार संशोधन हुआ था आपका 1951 में, है ना। 1951 में संशोधन हुआ और सबसे पहले हुआ 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। भूमि सुधार संबंधी कुछ कानून था, उसको आपको 1951 में पहली संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया और ये हुआ 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। फिर जुड़ा इसमें 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायतों का प्रावधान किया गया, पंचायती राज, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और फिर उसके बाद हुआ 12वां संविधान संशोधन, नगर निकायों का प्रावधान किया गया, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो 73वां और 74वां दोनों आपका 1992 में हुआ था और इसको 1993 में लागू किया गया था। तो टोटल अभी भारत में कितने अनुसूची हैं संविधान में हमारे? तो 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची आपको याद रखिएगा, एकदम इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बात कर ली। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा, जिसमें नोट्स और एमसीक्यू दोस्तों क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपको मिल जाएगा। इसमें ऑल सब्जेक्ट है, चाहे आर्ट्स हो, सब साइंस हो, कॉमर्स हो, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको, क्लास वाइज आपको एमसीक्यू नोट्स मिल जाएगा। सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। एमसीक्यू नोट्स आप सभी परीक्षा के लिए बनाया गया है। इसे एक बार आप जरूर पढ़ें, आपको परीक्षा में 100% सफलता जरूर मिलेगी। ये लेने के लिए आपको ये नंबर दिया गया है, जहाँ इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, मैसेज करके, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है आपका। चलिए अब देखिए, लास्ट वीडियो का ये प्रश्न है। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता अभी साइप्रस ने ग्रहण की है, ठीक है। साइप्रस ने। काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया। आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप लोग जरूर लिखिए। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके सर्च कीजिए, है ना, क्योंकि वो सर्च करने से आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, लिखने से आपको याद हो जाएगा, फिर आपको भूलिएगा नहीं। और ये जो सवाल पूछा जाता है ये आपकी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, वही आपको पूछा जाता है। अब आज का रिवीजन प्रश्न,
कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन गया। भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में होता है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला देश बन गया डेनमार्क। और राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। और इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन। और पश्चिम बंगाल में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखी गई है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हरा करके 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है। और 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बन गया है बेंगलुरु सुरक्षा के मामले में। और दूसरे नंबर पर आता है आपका चेन्नई। चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा का भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। केरल में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हो गई है। और भारत जापान को पीछे छोड़ करके विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। और भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ चलेगी? हरियाणा में चलेगी। और उर्मिला सत्यनारायणन को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसको सौंपा? तो इटली को सौंपा। और IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई। और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। और कोसावती गोवा का तीसरा जिला आपका बन गया है। अब ये रहा आज का सवाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अब ये तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले बल्लेबाज कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। दूसरे बल्लेबाज थे कुमार संगकारा। और अभी तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं ये आपको बताना है। ये सारे डिटेल आपको लिखना है दोस्तों। और ये रहा हमारा आपका व्हाट्सएप चैनल। आप इसको QR कोड्स को स्कैन कीजिए और इसको ज्वाइन कर लिए। यहाँ पर डेली आपको GK GS करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपको पोस्ट किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर सभी PDF आपको मिल जाएगा। तो PDF आप यहाँ से डाउनलोड करके PDF से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और आने वाले वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।